सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट सेकंड में आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पुनर्निवेश प्रवर्धक। इसमें सबसे पहले हम पुनर्निवेश की परिभाषा के बारे में देखेंगे। इसके पश्चात पुनर्निवेश प्रवर्धक पे आएंगे। तो पहले पुनर्निवेश के लिए किसी विद्युत नेटवर्क के निर्गत से उसके निवेश में ऊर्जा का स्थानांतरण पुनर्निवेश कहलाता है। अब हम चलते हैं पुनर्निवेश प्रवर्धक पर। जब किसी प्रवर्धक के निर्गम से ऊर्जा का कुछ अंश या संपूर्ण भाग वोल्टता या धारा के रूप में लेकर उसके निवेश में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो इससे प्रवर्धक की कार्यक्षमता परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार का प्रवर्धक पुनर्निवेशी प्रवर्धक कहलाता है। पुनर्निवेशी प्रवर्धक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पुनर्निवेश और ऋणात्मक पुनर्निवेश। पहले बात करते हैं धनात्मक पुनर्निवेश की। जब प्रवर्धक के निवेशी परिपथ में मूल संकेत एवं पुनर्निवेश संकेत एक ही कला में होते हैं, तो निवेशी संकेत के परिमाण में वृद्धि हो जाती है। इससे प्रवर्धक की लब्धि जो है वो बढ़ जाती है। इस प्रकार का पुनर्निवेश धनात्मक पुनर्निवेश कहलाता है। इसका उपयोग सामान्यतः दोलित्र में किया जाता है। दूसरा है अपने ऋणात्मक पुनर्निवेश। जब प्रवर्धक के निवेशी परिपथ में मूल संकेत एवं पुनर्निवेश संकेत विपरीत कला में होते हैं, तो इससे निवेशी संकेत के परिमाण में कमी आ जाती है और प्रवर्धक की लब्धि जो है वो घट जाती है। इस प्रकार के पुनर्निवेश को ऋणात्मक पुनर्निवेश कहते हैं। ऋणात्मक पुनर्निवेश का उपयोग कई युक्तियों में किया जाता है, क्योंकि ऋणात्मक पुनर्निवेश से विरूपण में कमी आती है, लब्धि के स्थायित्व में सुधार होता है, आवर्ती अनुक्रिया उत्तम बैंड चौड़ाई में वृद्धि होती है, निवेशी एवं निर्गत प्रतिबाधाओं में परिवर्तन होता है। अब हम चलते हैं पुनर्निवेशी के सिद्धांत पर। तो हमारे पास यहाँ दो चित्र हैं। पहला जो चित्र है ये सामान्य प्रवर्धक का है, जिसमें यहाँ से जो निवेशी संकेत है ये प्रवर्धित होकर हमें निर्गत के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा जो चित्र है ये पुनर्निवेशी प्रवर्धक का है, जिसमें निवेशी संकेत प्रवर्धित होकर निर्गत पे पहुंचते हैं और निर्गत से इनका कुछ अंश जो है वो पुनर्निवेशी जाल के द्वारा पुनः निवेशी को स्थानांतरित हो जाता है। तो इस प्रकार का परिपथ पुनर्निवेशी प्रवर्धक का परिपथ है सामान्य, और ये जो परिपथ है ये सामान्य प्रवर्धक का परिपथ है। चित्र ए में
पुनर्निवेश की अनुपस्थिति में प्रवर्धक की जो वोल्टा लब्धि है वो AB है, और वोल्टा लब्धि हम जानते हैं निर्गत वोल्टा बटे निवेशी वोल्टा होती है V आउटपुट अपॉन V इनपुट। तो इस प्रकार AB का मान हमें मिल जाता है V आउटपुट अपॉन V सोर्स, समीकरण 1। तो हमें AB का मान मिल जाता है V आउटपुट अपॉन V सोर्स, समीकरण 1। चित्र B जो था उसमें कुंजी के द्वारा प्रवर्धन परिपथ को चालू करते हैं, जिससे निर्गत वोल्टा V आउटपुट का कुछ भाग जो है वो संकेत वोल्टा Vs के साथ श्रेणी क्रम में निवेशी पर पुनर्निवेश हो जाता है। इससे निर्गत वोल्टा जो है वो VO से VO डैश हो जाती है। यदि पुनर्निवेशी अनुपात बीटा हो तो बीटा बराबर पुनर्निवेशी वोल्टा बटे निर्गत वोल्टा बराबर VF अपॉन VO डैश। अतः प्रवर्धक का प्रभावी निवेश V इनपुट जो है वो निवेशी संकेत Vs और पुनर्निवेशी वोल्टा Vf के योग के बराबर हो जाता है। यहाँ Vf का जो मान है वो बीटा VO डैश है। तो इस प्रकार प्रभावी निवेश V इनपुट जो है वो हो गया Vs प्लस Vf। Vs एज इट इज है, Vf का मान रख दिया है ऊपर से। ये हमें समीकरण 3 मिल गई है। यदि निवेशी वोल्टा संकेत प्रवर्धक के द्वारा प्रवर्धित होता है तो यहाँ निर्गत वोल्टा VO डैश जो है वो आपको आ जाएगी AB इंटू VI इनपुट निवेशी वोल्टा है। इसका मान हमारे पास समीकरण 3 में है, वो मान रख देंगे। AB का अंदर दोनों पदों में गुणा कर देंगे। गुणा होने पे ये जो भाग है इस भाग का स्थानांतरण कर दिया है इधर LHS में। स्थानांतरण होने के बाद VO डैश को कॉमन ले लिया है, तो इसके VO डैश के गुणा में आ गया है 1 माइनस बीटा AB। 1 माइनस बीटा AB का स्थानांतरण कर दिया है तो यहाँ इसके बटे में आ जाएगा, तो VO डैश का हमें मान मिल गया है। अतः पुनर्निवेशी परिपथ के साथ प्रवर्धक की जो वोल्टा लब्धि है वो हमें मिल जाती है AVF बराबर निर्गत वोल्टा बटे निवेशी वोल्टा V आउटपुट अपॉन V सोर्स। VO का जो मान है वो यहाँ से रख दिया है। मान रखते ही हमें मिल जाता है AB अपॉन 1 माइनस AB बीटा। समीकरण 4 जो है वो पुनर्निवेशी परिपथ के साथ प्रवर्धक की वोल्टा लब्धि को दर्शाती है। यदि AF प्रवर्धक का पुनर्निवेशन के साथ लब्धि एवं A प्रवर्धन लब्धि को प्रदर्शित करती है तो समीकरण 4 को सामान्य संबंध के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह सामान्य संबंध धारा लब्धि या वोल्टा लब्धि दोनों के लिए लागू होता है। तो समीकरण 4 जो है वो निम्न रूप में लिखी जा सकती है AF बराबर A अपॉन 1 माइनस बीटा A। समीकरण 5 है। समीकरण 5 से स्पष्ट है कि पुनर्निवेशन के कारण प्रवर्धक का जो गुणांक है वो 1/1 माइनस बीटा A गुणांक से परिवर्तित हो जाता है। यहाँ बीटा A जो है वो वापसी गुणांक है। यदि बीटा का मान 0 है
तो बीटा का मान 0 होते ही ए एफ का मान ए मिल जाएगा यहाँ से। तो ए एफ बराबर ए होगा। इसे खुला लूप लब्धि कहते हैं। और यदि बीटा का मान 0 नहीं है तो ए एफ को बंद लूप लब्धि कहते हैं। समीकरण 5 में जो नीचे का हर का भाग है 1 माइनस बीटा ए, इसको हम प्रतिगमन अंतर कहते हैं। इसकी निम्न स्थितियां संभव हो सकती है। एक धनात्मक पुनर्निवेश की एक स्थिति है, जबकि ऋणात्मक पुनर्निवेश की 4 स्थितियां हैं। शुरुआत करते हैं धनात्मक पुनर्निवेश से। यदि प्रतिगमन अंतर 1 माइनस बीटा ए का जो मापांक है वो 1 से कम है तो ए एफ का जो मान होगा वो 1 ए से अधिक होगा। यह धनात्मक पुनर्निवेशन का प्रतिबंध है। धनात्मक पुनर्निवेशन के कारण प्रवर्धक लाभ में वृद्धि होती है और प्रवर्धक जो है वो अस्थिरता की स्थिति की ओर अग्रसर होता है। अब बात करते हैं ऋणात्मक पुनर्निवेशन की। इसकी 4 स्थितियां हैं। पहली स्थिति में यदि 1 माइनस ए बीटा का जो मापांक है वो 1 से अधिक है तो ए एफ का जो मान होगा वो ए से कम होगा। यह ऋणात्मक पुनर्निवेशन का प्रतिबंध है। इस अवस्था में वी एफ की ध्रुवता निवेशी संकेत के विपरीत होगी, यानी परिपथ में संयोजन जो है वो विपरीत हो जाते हैं। इस स्थिति में निवेशी संकेत जो है वी इनपुट वो आ जाएगा वी एस माइनस वी एफ। अतः ऋणात्मक पुनर्निवेशन के कारण प्रवर्धक की लब्धि जो है वो कम हो जाती है। दूसरी स्थिति में यदि 1 माइनस ए बीटा का मापांक 0 है तो ए एफ का जो मान होगा वो अनंत हो जाएगा, अर्थात निर्गत संकेत जो है वो बिना किसी बाह्य निवेशी संकेत के प्राप्त होगा। यानी इस स्थिति के लिए वी एस का मान जो है वो 0 होगा। इस अवस्था में प्रवर्धक जो है वो दोलित्र की तरह कार्य करता है। यह दोलित्र का प्रतिबंध है। तीसरी स्थिति के अनुसार यदि ए बीटा का मान 1 से बहुत ज़्यादा अधिक है तो इस स्थिति में ए एफ का जो मान हो जाएगा वो माइनस का ए अपॉन ए बीटा आ जाएगा। 1 को नगण्य कर लेंगे और ए से 1 कैंसिल होने पे ए एफ का मान 1 माइनस का 1 बटा बीटा हो जाता है। यह प्रतिबंध जो है वो बृहद ऋणात्मक पुनर्निवेशन का प्रतिबंध है और यह प्रतिबंध यह प्रदर्शित करता है कि प्रवर्धन लब्धि जो है वो केवल पुनर्निवेशी परिपथ पर निर्भर करती है। अगला जो प्रतिबंध है उसके अनुसार किसी प्रवर्धक में प्रयुक्त पुनर्निवेश की मात्रा को बिना पुनर्निवेश लब्धि तथा पुनर्निवेश के साथ लब्धि के अनुपात को डेसिमल में व्यक्त किया जा सकता है और यह जो अनुपात है यह बिना पुनर्निवेश की निर्गत शक्ति और पुनर्निवेश सहित निर्गत शक्ति का अनुपात होता है। इसका मान n डेसिबल बराबर 20 log ऑफ वोल्ट माइनस बीटा ए होता है। वोल्ट लब्धि के लिए पुनर्निवेशन के साथ जो हमारे पास समीकरण 5 थी वह निम्न अभिग्रहितों पर निर्भर करती है। 3 अभिग्रहित है इसके। पहला जो अभिग्रहित है इसके अनुसार निर्गत को जो निवेशी संकेत है वे केवल प्रवर्धक से ही प्रेषित होते हैं, पुनर्निवेशी जाल से प्रेषित नहीं होते हैं। दूसरा जो अभिग्रहित है इसके अनुसार निवेशी को जो निर्गत संकेत है
वो केवल पुनर्निवेशी जाल से ही प्रेषित होते हैं, प्रवर्धक से प्रेषित नहीं होते। और तीसरा जो अभिग्रहित है, इसके अनुसार पुनर्निवेशी गुणांक बीटा जो है ये भार प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। तो ये आज अपने पुनर्निवेशी प्रवर्धक के बारे में सामान्य जानकारियाँ थी। धन्यवाद।